हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फीडबैक आईएएस। आपका द हिंदू का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस हम कर रहे हैं फीडबैक आईएएस के ऊपर, उस पर आपका स्वागत है। हम जो द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं दोस्तों, ज़्यादातर जो आर्टिकल हैं वो GS 2 पे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा एनालिसिस है, आज डेट कौन सी हो रही है दोस्तों? आज डेट हो रही है 23 जुलाई। आज कितनी डेट हो रही है दोस्तों? 23 जुलाई डेट हो रही है। तो आज हम 23 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। पेपर एनालिसिस कर रहे हैं फीडबैक आईएएस के ऊपर। इजी लैंग्वेज में हम इसको एनालाइज करते हैं, जिससे जो बच्चे द हिंदू की लैंग्वेज को समझ नहीं पाते या उनको बहुत ट्रिकी लगती है या बहुत डिफ़िकल्ट लगती है उनको लैंग्वेज, जो डिस्कशन है उन बच्चों के लिए है जो द हिंदू के डिस्कशन को समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन अपनी तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हम द हिंदू के न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ पाएंगे तो हम अपना करंट अफेयर्स कैसे फॉलो करेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो द हिंदू को पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो हमारे लिए नहीं बना है। इनिशियली क्या था दोस्तों, इनिशियली जब मैंने द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया तो मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले कि उससे पहले मैंने ग्रामर को सीखा। उससे पहले मैंने जो इंग्लिश वाला जो पार्ट था थोड़ा उसको स्ट्रॉन्ग किया। जब द हिंदू के न्यूज़पेपर में मुझे थोड़ी सी आसानी हुई। और यूपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस भी एक अच्छा न्यूज़पेपर है फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। आज जो डेट हो रही है दोस्तों वो 23 जुलाई हो रही है। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस का इनिशिएटिव आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। तो आप इसको मिस मत कीजिएगा और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे जैसे न्यूज़पेपर एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं और भी इनिशिएटिव चाहते हैं तो फीडबैक आईएएस को ज़रूर सपोर्ट करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं। और दोस्तों शेयर करना ना भूलें, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो उन बच्चों तक ये इनिशिएटिव कैसे पहुंचेगा जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस इनिशिएटिव की। तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं और हम इंडेक्स देखने की कोशिश करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्या है दोस्तों। आज कितनी डेट हो रही है? 23 जुलाई हो रही है 2025। तो आज का सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 2 के लिए। जीएस पेपर 2 के लिए। और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्या है दोस्तों? प्रेसिडेंटल रेफरेंस एंड गवर्नर रोल इन एसेंट टू द स्टेट बिल। जो प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस जो उससे जो प्रेसिडेंट ओपिनियन मांगता है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। और दोस्तों आपको पता ही होगा गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो टसल चलता है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। हमने ऐसा केरला में देखा है, हमने तमिलनाडु के अंदर देखा है कि गवर्नर क्या है जो स्टेट असेंबली में बिल पास होते हैं उनको क्या करते हैं, एसेंट नहीं देते हैं। किन किन क्राइटेरिया पे बिल्स को एसेंट दे सकता है और किन क्राइटेरिया पर बिल्स को एसेंट नहीं दे सकता वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी वर्सेस पॉलिटिकल डिले को वो करता है। हम एनालाइज करेंगे आर्टिकल 200 क्या है। 200 को हम डिटेल 200 जो आर्टिकल है उसको डिटेलिंग में एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो जुडिशियल स्क्रूनिटी है। फेडरल जो टेंशन होती है, फेडरल टेंशन कैसे होती है? फेडरल टेंशन होती है गवर्नर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में जो फेडरल टेंशन होती है। गवर्नर जो है दोस्तों वो माना जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में उनकी सरकार चल रही है तो वो ऐसा मानते हैं कि ये गवर्नर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। गवर्नर एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों उसका एजेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। इसी के पर्सपेक्टिव से अगर हम यूपीएससी के रिलेवेंट देखें कि उस सिलेबस में क्या डिफाइन किया गया है, कौन कौन से टॉपिक डिफाइन किए गए हैं, तो हम उसी तरीके से न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं। हम जहां पर बहुत अच्छे से डिकोड करते हैं कि आपका कोई भी आर्टिकल मिस ना हो, आप वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स में क्या होता है दोस्तों, करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक पार्ट होता है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी आर्टिकल या कोई भी पॉइंट मिस ना हो। गारंटी लेते हैं आपका कोई भी आर्टिकल, अगर द हिंदू से कोई क्वेश्चन आता है, अगर प्रीलिम्स हो या मेंस हो, अगर दोनों में किसी में भी क्वेश्चन आता है, तो ये मेरी गारंटी, आप उस क्वेश्चन को, अगर आपने हमारा करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो वो आपसे मिस नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स को। क्या कर रहे हैं, डिटेलिंग में पढ़ा रहे हैं। तो अगला हमारा आर्टिकल है महदाई वाटर डिस्प्यूट गोवा वर्सेस कर्नाटका। गोवा वर्सेस कर्नाटका के भी है, उसका क्या है, गोवा और कर्नाटका के बीच टेंशन चल रही है। वो किस वजह से चल रही है, इकोलॉजी वर्सेस डेवलपमेंट, सेंट्रल अप्रूवल, गोवा प्ली एंड सेंसिटिव वेस्टर्न घाट बैलेंस को देखेंगे हम। अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों हमेशा न्यूज में रहता है। ये आर्टिकल जो है हमेशा न्यूज में रहता है और ये मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेंस में हर साल एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मेंस पर्सपेक्टिव में। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप अभी जो मेंस होने वाला है तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस टॉपिक को मिस मत करिएगा दोस्तों। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली जो मेंस होगा उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देगा मेंस के अंदर। तो अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, अगला टॉपिक है सीवर डेथ एंड वर्कर सेफ्टी ए सोशल जस्टिस फेलियर। जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो बैन की हुई है, लेकिन फिर भी परसिस्ट कर रही है। टू दैट इन दिल्ली एक्सपोज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज अ मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013 का जो एक्ट है मैनुअल स्कैवेंजर का, उसके अंदर क्या है दोस्तों, वो बैन की गई है बिल्कुल, लेकिन फिर भी परसिस्ट कर रही है। तो हम इसकी ग्राउंड रियलिटी देखने की कोशिश करेंगे। इम्प्लीमेंट हुआ था और दोस्तों इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और ग्राउंड पर इसकी क्या रियलिटी है वो भी देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमारा जो लास्ट आर्टिकल है आज का जो लास्ट आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आज इंडिया का जो फोकस है दोस्तों अभी किन चीज़ों पे, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या फोकस है किन चीज़ों पे, इंडिया का फोकस है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। अगर हम किसी भी कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे अभी क्या हुआ है, हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए हैं, मालदीव्स और यूके गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने जो साइन किया है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया अपना जो बायलैटरल जो ट्रेड है और इन्वेस्टमेंट है वो उन कंट्रीज में बढ़ाना चाहता है, जिससे हमारे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हों। तो हमारा जो अगला आर्टिकल है वो इंडिया यूएस ट्रेड डेडलॉक है, एग्रीकल्चर फोकस। हम यूएस क्या चाहता है, जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें इंपोर्ट करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने इसको मना कर दिया। टैरिफ टेक्नोलॉजी टेंशन इंडिया एमएसपी कंसर्न यूएस मार्केट एक्सेलेरेटली डिमांडेड द आईपीईएफ। आगे बढ़ते हैं सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल क्या है, सबसे पहला आर्टिकल जो है दोस्तों वो प्रेसिडेंटल रेफरेंस के ऊपर है। किसका है, जो प्रेसिडेंटल रेफरेंस है और रोल ऑफ गवर्नर है इन असेंट बिल टू स्टेट विल्स। अच्छा, प्रेसिडेंटल रेफरेंस क्या होता है, व्हाट इज प्रेसिडेंटल रेफरेंस, और जो गवर्नर का जो रोल है बिल्स को एसेंट देने में, हम उसको समझेंगे दोस्तों। आज की बात जो है जुडिशरी का जो हिस्टोरिक स्टेप है उस पर बात करेंगे। कोर्ट ने सेंटर को और स्टेट्स को एक नोटिस भेजा है, प्रेसिडेंटल जो रेफरेंस है उसके कॉन्टेक्स्ट में एक नोटिस भेजा है। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, ये टॉपिक जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम आर्टिकल
143 की बात करते हैं, आर्टिकल 200 की बात करते हैं, आर्टिकल 201 की बात करते हैं। तो सारा हम समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 143 क्या कहता, आर्टिकल 200 क्या कहता, आर्टिकल 201 क्या कहता है, सारा हम समझेंगे आगे। मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यूपीएससी के लिए ये टॉपिक जो है रिलेवेंस कैसा है कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या किया है दोस्तों, उन्होंने रेफरेंस इशूड किया है अंडर द आर्टिकल 143। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है जो गवर्नर की पावर है बिल को एसेंड करने की, विदहोल्ड करने की और बिल को रिटर्न करने की, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है वो। कैन गवर्नर विदहोल्ड और डिले एसेंड टू द बिल इनडेफिनेटली, क्लियरली डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 143। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज आर्टिकल 143। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे होंगे दोस्तों, जो लक्ष्मीकांत की जो बुक है दोस्तों, आपको पता होगा व्हाट इज आर्टिकल 143। पॉलिटी के लिए दोस्तों लक्ष्मीकांत बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत इज लाइक अ बाइबल ऑफ पॉलिटी, तो बहुत अच्छी बुक है, आप उससे पॉलिटी कवर करेंगे को बहुत जल्दी आप पॉलिटी को कवर कर पाएंगे। तो आर्टिकल 143 के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या किया है, रेफरेंस भेजा है सुप्रीम कोर्ट से, ओपिनियन ली है। क्या गवर्नर है, जैसे मान लीजिए इस्ला का स्टेट मान लीजिए और तमिलनाडु के जो स्टेट मान लिए, उसमें क्या है, गवर्नर क्या करते हैं, बिल को डिले करते हैं और विदहोल्ड करते हैं। तो वो कहते हैं, वो पूछती हैं क्या ये क्लियरली डिफाइंड है, जो गवर्नर की पावर है बिल को एसेंड करने की, बिल को डिले करने की, बिल को रिटर्न करने की। तो ये सारी पावर के बारे में उन्होंने एक रेफरेंस भेजा है। आगे बढ़े, हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या है दोस्तों, आर्टिकल 143 होता है दोस्तों एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एडवाइजरी क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल 143 के अंदर क्या, आर्टिकल 143 के अंदर ओपिनियन मांग सकता है। किस मैटर पर ओपिनियन मांग सकता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस पर ओपिनियन मांग सकता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन है उस पर क्या मांग सकता है, ओपिनियन मांग सकता है। अब दोस्तों ये जो ओपिनियन होती है, मान लीजिए जो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या किया, तो गवर्नर की पावर है स्टेट बिल के ऊपर एसेंड करने की और डिले करने की, उस पर उन्होंने ओपिनियन मांगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ओपिनियन देती है प्रेसिडेंट को, क्या वो ओपिनियन बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर या नॉन बाइंडिंग होगी, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, नॉन बाइंडिंग होती है बट हाईली परसुएसिव होती है। सुप्रीम कोर्ट की जो ओपिनियन होती है जो प्रेसिडेंट को देते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, नॉन बाइंडिंग होती है। क्या होती है, नॉन बाइंडिंग होती है बट हाईली इंपैक्टफुल होती है। क्या होती है, हाईली इंपैक्टफुल या हाईली परसुएसिव होती है। में इन रेप वेरी केस हुआ, तो उसमें क्या था, प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एक ओपिनियन मांगी। ओपिनियन क्या थी दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या था, की क्वेश्चन क्या था वेरी केस में 1960 में, तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगी थी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है जो वेरी यूनियन है जो वेस्ट बंगाल में है, अब वो पाकिस्तान को दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द एग्जीक्यूटिव एक्शन, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये ओपिनियन थी। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया कि जो ओपिनियन होती है दोस्तों वो नॉन बाइंडिंग होती है लेकिन हाईली इन्फ्लुएंशियल होती है, हाईली इंपैक्टफुल होती है। आगे बढ़े, मैंने आपको बताने की कोशिश की है व्हाट इज आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 इज एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज आर्टिकल 143। मैंने एक पीछे पिक्चर लगाई है व्हाट इज आर्टिकल 143। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द गवर्नर रोल ऑफ स्टेट बिल्स, व्हाट इज द गवर्नर रोल ऑफ स्टेट बिल्स। और आर्टिकल 143 मैंने बताया एडवाइजरी ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट ने क्या है, सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगी है। किस कॉन्टेक्स्ट में ओपिनियन मांगी है, जो गवर्नर की पावर है बिल को एक्सटेंड देने की, डिले करने की और रिकंसिडर करने की, वो क्या क्लियरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर के पास क्या पावर होती है, गवर्नर के पास पावर क्या होती है दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी स्टेट असेंबली ने गवर्नर के पास बिल भेजा, आफ्टर द पासिंग बिल इन लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर के पास क्या पावर है दोस्तों, गवर्नर या तो गिव एसेंट या विदहोल्ड करेगा उस बिल को, या दोस्तों जो रिजर्व कर लेगा प्रेसिडेंट के लिए, या बिल को रिटर्न कर देगा। क्या आर्टिकल 200 के अंदर मेंशन किया है गवर्नर रोल इन स्टेट बिल्स। प्रेसिडेंट
अगर क्या जो स्टेट असेंबली है बिल को पास करके जब गवर्नर के पास भेजती है तो कौन कौन सी पावर होती हैं, गिव एसेंट, या प्रेसिडेंट या वो गवर्नर या तो एसेंट दे देता है, क्या दे देता है, एसेंट, या बिल जो है विदहोल्ड कर लेता है, बिल को क्या कर लेता है, विदहोल्ड कर लेता है, या रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के लिए और रिटर्न कर देता है बिल। रिटर्न अगर बिल कर रहा है एक्सेप्ट मनी बिल, अगर मनी बिल होगा तो उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता। रिटर्न जब ही कर सकते हैं जब ऑर्डिनरी बिल होगा। क्या होगा, ऑर्डिनरी बिल होगा तब उसको रिटर्न किया जा सकता है, लेकिन अगर बिल मनी बिल है तो उसको रिटर्न नहीं किया जा सकता। तो इसके पास 4 पावर होती हैं। क्या होती हैं, 4 पावर होती हैं। अब आर्टिकल 201 क्या कहता है, जो प्रेसिडेंट की पावर, गवर्नर मान लीजिए रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट के लिए और फिर प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है तो उसके पास कौन कौन सी पावर है, या तो वो एसेंट देगा या विदहोल्ड करेगा एसेंट को आफ्टर द रिसीविंग ऑफ द गवर्नर, या तो एसेंट देगा या विदहोल्ड कर लेगा। होल्ड एसेंट कर लेता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, या कंसिडरेशन के लिए गवर्नर को भेज देगा, फिर गवर्नर असेंबली में भेज देगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ ये एक बार हो सकता है, वंस हो सकता है, वंस। अगर ऐसा ही असेंबली ने दोबारा पास करके गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट से बिल भेजा तो फिर दोस्तों क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों, बाइंडिंग नहीं है। यही दोबारा से बिल पासिंग करके रिकंसिडरेशन करके दोबारा से बिल गवर्नर के पास भेजा जाता है तो फिर जो बाउंडिंग है गवर्नर को क्या करना पड़ता है, उस बिल को एसेंट देने पड़ती है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि बिल कैसे पास होता है, बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। 4 ऑप्शन होते हैं गवर्नर के पास। गवर्नर के पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं दोस्तों, गिव एसेंट देगा या विदहोल्ड एसेंट करेगा। अगर विदहोल्ड एसेंट करता है तो दोस्तों रिजेक्ट हो जाता है बिल। रिटर्न नॉट फॉर द मनी बिल, क्या कहते हैं, अगर बिल को रिटर्न कर सकता है एक्सेप्ट मनी बिल। अगर मनी बिल नहीं है तो उसको रिटर्न कर सकता है, लेकिन मनी बिल होगा तो रिटर्न नहीं किया जा सकता। रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर दिया है। और मैंने बताया अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है उसके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई अदर न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे गवर्नर क्या कर रहे हैं, बिल्स को डिले कर रहे हैं या बिल्स को पास एसेंट ही नहीं दे रहे हैं। तो उसका जो मैंने प्रोविजन बताया दोस्तों कि गवर्नर के पास क्या ऑप्शन होते हैं। अगर उनके पास कोई बिल आता है तो उनके पास ऑप्शन क्या होते हैं, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, मैंने आपको बताया। अभी जो इशू हो रहा है दोस्तों तमिलनाडु और केरला में हो रहा है। क्या इशू हो रहा है, तमिलनाडु और केरला में क्या हो रहा है, वहाँ के जो गवर्नर हैं वो बिल्स को डिले कर रहे हैं या रिटर्न कर देते हैं, बिल को एसेंट नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों क्या है, alleged delay by the governor in the assenting to the bill, केरला में challenge to the maintainability of the presidential reference। मैंने जैसे बताया आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट ने ओपिनियन मांगी है सुप्रीम कोर्ट से, जो किस कॉन्टेक्स्ट में मांगी है, वो स्टेट असेंबली है जो बिल पास करती है, गवर्नर उसे डिले करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा है जो गवर्नर की पावर है स्टेट बिल्स के लेकर क्लियरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये ओपिनियन मांगी है। तो अभी उन्होंने CJI गवाही क्लेरिफाइड इशू इज नेशनल नॉट लिमिटेड तमिलनाडु एंड केरला। ये जो इशू है सिर्फ तमिलनाडु और केरला की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। क्या है, ये पूरे देश की बात है, तमिलनाडु और सिर्फ केरला तक लिमिटेड नहीं है ये इशू। कैन अ गवर्नर डिले अ बिल इंडेफिनेटली, देयर टाइम लिमिट टू टेक एक्शन ऑन बिल्स। तो ये इशू जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा उसको वायलेट करता है। आप मुझे दोस्तों कमेंट्स में बताइए। जैसे मैंने बताया दोस्तों प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 143, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201। आर्टिकल 143 बताया एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, और 200 क्या है दोस्तों, गवर्नर का रोल क्या है, जो स्टेट के बिल्स हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल है। और आर्टिकल 200 जो 1 है दोस्तों, प्रेसिडेंट की पावर है। अगर कोई गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए जब बिल रिजर्व कर देता है तो प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है स्टेट बिल्स के ऊपर, तो आर्टिकल 201 वो बताता है। आपको दोस्तों ये इशू अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस इशू के अंदर मुझे कमेंट में जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल्स,
हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस आर्टिकल में, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों के, सारे लोगों के मैं कमेंट पढ़ूंगा और जो भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल क्या है दोस्तों, जो महादे रिवर है, महादे रिवर है, महादे रिवर कहाँ है? महादे रिवर जो है दोस्तों वो गोवा और कर्नाटक के अंदर है। तो वहां पर क्या है दोस्तों, हमेशा से वाटर डिस्प्यूट रहता है। महादे रिवर पे वाटर डिस्प्यूट रहता है, गोवा वर्सेस कर्नाटका। अच्छा, जो महादे रिवर है दोस्तों, महादे रिवर को जो लोकली स्पेल्ड करते हैं गोवा के अंदर, क्या करते हैं दोस्तों, लोकली इसको बोला जाता है मंडोवी। क्या बोला जाता है? लोकली इस रिवर को बोलते हैं मंडोवी रिवर बोलते हैं। ये रिवर जो है न्यूज में क्यों है? ये जो रिवर है या दोस्तों जो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है वो न्यूज में क्यों? उसका रीजन क्या है? अंडर में इसलिए गोवा ने क्या किया है दोस्तों, गोवा ने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। कंटेम्प्ट पिटीशन क्यों फाइल की है दोस्तों? कंटेम्प्ट पिटीशन इसलिए फाइल की है, उन्होंने, गोवा ने आरोप लगाया है कर्नाटका के ऊपर कि कर्नाटका क्या कर रहा है, महादे रिवर का जो पानी है वो डाइवर्ट कर रहा है। समझने की कोशिश करते हैं। अब हम मैप देखते हैं इसका दोस्तों। महादे रिवर ऑरिजिनेट कहां से होती है? महादे रिवर जो ऑरिजिनेट हो रही है दोस्तों वो भीमघाट कर्नाटका से हो रही है और फ्लो करती है थ्रू द कर्नाटका, फिर गोवा में जाती है। और राइपेरियन स्टेट्स कौन थे दोस्तों? कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, ये कहां से दोस्तों, ये कर्नाटका से क्या कर रही है, कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रही है। ओरिजिनेट कहां से हो रही है, कौन सी जगह से? भीमघाट। भीमघाट से ओरिजिनेट हो रही है दोस्तों, फिर क्या करती है, फिर वो गोवा में जाती है। आगे हम मैप देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब हम मैप देखने की कोशिश करते हैं। दो कर्नाटका, ये हमारा प्यारा कर्नाटका है और ये है दोस्तों ओरिजिन, जहां से क्या कर रही है दोस्तों, महादे रिवर क्या कर रही है, ऑरिजिनेट कर रही है। ऑरिजिनेट, जहां से ऑरिजिनेट होती है फिर नॉर्थ गोवा में जाती है। जहां पर नॉर्थ गोवा में जाती है तो ये हो नॉर्थ गोवा में जाती है। ये वाला जो रीजन है दोस्तों गोवा का रीजन है और ये है कर्नाटका का रीजन। और इसके राइपेरियन स्टेट जो है दोस्तों, राइपेरियन स्टेट्स कौन है दोस्तों? महाराष्ट्र है। तो वो छोटी सी रिवर है दोस्तों, कि बहुत छोटी सी रिवर है, कर्नाटका और गोवा के बीच है, जो एक वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। हम उस पर बात करते हैं। आखिर व्हाट इज वाटर डिस्प्यूट? वाटर शेयरिंग जो डिस्प्यूट है बिटवीन द गोवा एंड कर्नाटका के बीच, वो क्या है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों डिटेलिंग में। क्या कर रहा है कर्नाटका, क्या है, जो महादे रिवर का पानी को डाइवर्ट कर रहा है, जिससे क्या है, जो गोवा है उस पानी को क्या करना चाहता है, रोकना चाहता है, प्रिवेंट करना चाहता है। आगे बढ़े। ये एक दोस्तों एक और मैप है, मैंने इसमें अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिवर कहाँ से फ्लो करती है। ओरिजिन कहाँ है दोस्तों महादे का? महादे रिवर का जो ओरिजिन है वो दोस्तों किधर है? वो कर्नाटका में भीमघाट। भीमघाट एक जगह है, फिर वहां से वो नॉर्थ गोवा में जाती है, फिर कहाँ गिर जाती है दोस्तों? अरेबियन सी में गिर जाती है। कौन सी रिवर है दोस्तों? महादे, जिसको मंडो भी कहते हैं, हम मंडो भी कहते हैं इसको। कहाँ? लोकल लैंग्वेज में मंडो भी कहते हैं। यहाँ कर्नाटका से भीमघाट से होती हुई ये नॉर्थ गोवा में होती हुई कहाँ गिर जाती है? अरेबियन सी में गिर जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है दोस्तों इस वाटर डिस्प्यूट का? जैसे दोस्तों आपको पता होगा, आर्टिकल 262 क्या कहता है? व्हाट इज आर्टिकल 262? आर्टिकल 262 है एजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। एजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। पार्लियामेंट क्या है, लॉ बना सकता है अगर कहीं भी दो स्टेट में क्या है, अगर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो लॉ बनाकर इसको सॉल्व कर सकता है। तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट और कोई अदर कोर्ट की कोई भी ज्यूरिडिक्शन काम नहीं करती है। इसका जो फैसला होता है दोस्तों ट्रिब्यूनल का, वो बाइंडिंग होता है। क्या होता है? बाइंडिंग होता है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर डिस्प्यूट रेजुलेशन, नो ऐसी ज्यूरिडिक्शन व्हेन ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। जब ट्रिब्यूनल बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं रहती है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 आया, ट्रिब्यूनल क्रिएटेड टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट। तो कौन सा पार्लियामेंट कौन सा एक्ट लाई? तो पार्लियामेंट लाई दोस्तों इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट 1956। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट
1956 आया, उसके अंदर क्या है, जो ये वाले जो इशू हैं वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट के, जितने भी इशू हैं, हम दोस्तों महादे रिवर की बात नहीं कर रहे, जितने भी इशू हैं तो उनके लिए क्या है, ट्रिब्यूनल बनाया गया, ट्रिब्यूनल क्रिएटेड टू रिजॉल्व सच केसेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर ट्रिब्यूनल क्रिएट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट या कोई अदर कोर्ट की कोई जुरिडिक्शन नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं, महादे ट्रिब्यूनल एंड लीगल स्टेट, जो महादे ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसका लीगल स्टेटस क्या है, जो महादे ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसका लीगल स्टेटस क्या है। और दोस्तों महादे ट्रिब्यूनल कब क्रिएट किया गया था, महादे जो ट्रिब्यूनल है वो क्रिएट किया गया था 2010 में। कब क्रिएट किया गया, 2010 में, अंडर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। कब, 1956 के एक्ट जो है उसके अंडर क्रिएट किया गया था। अब किसने क्रिएट किया दोस्तों, क्रिएट किया गया था बाय द सेंटर, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंटर, शेयर्ड लोकेशन गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। मैंने जैसे बताया दोस्तों, राइपेरियन स्टेट्स कौन है, गोवा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। करंट स्टेटस क्या है इसका, करंट स्टेटस है ट्रिब्यूनल अवार्ड चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट सब जुडियस। गोवा का कर्नाटका के ऊपर क्या आरोप है, गोवा का आरोप क्या है कर्नाटका के ऊपर, कर्नाटका के ऊपर आरोप है कि गोवा जो गवर्नमेंट है वो कहती है कर्नाटका क्या कर रही है, जो स्टेटस क्यू है उसको वायलेट किया है उसने। जो वायलेट कैसे किया है दोस्तों, जो महादे रिवर का जो पानी है वो डाइवर्ट कर रही है अपनी तरफ, क्या कर रही है, जिसको क्या है गोवा रोकना चाहती है, उस पानी को वो डाइवर्ट कर रही है। तो इससे क्या है, जो स्टेटस क्यू है उस उन्होंने वायलेट किया है, जबकि केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी चल रहा है, जबकि ये मैटर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल 262 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 262 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूनल, रोल ऑफ ट्रिब्यूनल आपको पता होना चाहिए, ट्रिब्यूनल का क्या रोल है, तो प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये रिवर है जिसे मंडोवी रिवर कहा जाता है, और जो महादे रिवर है और जिसे लोकली मंडोवी रिवर कहते हैं, इसका आपको ओरिजिन पता होना चाहिए, और इसका ओरिजिन पता होना चाहिए, और ये कहाँ गिरती है और कौन से महासागर में गिर रही है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको इसका जो फ्लो करती है, इसका पूरा रिवर का जो कोर्स है आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों हमारा आर्टिकल था महादे रिवर, और जिसको लोकली कहते हैं मंडोवी रिवर। आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये, और आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक लिंक क्या है दोस्तों, स्टैटिक लिंक क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट किस में आता है दोस्तों, मैंने जैसे बताया आर्टिकल 262 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर होती है, वो कोई भी लॉ ला सकते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के अंदर, जिसके अंदर ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। आर्टिकल 262 एक्सक्लूड एससी जुरिडिक्शन इफ ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट, इफ अगर ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होती है। महादे ट्रिब्यूनल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अंदर बना था, एलोकेट द वाटर अमंग द गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल किया है, किसने दाखिल किया है दोस्तों, गोवा ने दाखिल किया है। क्यों किया है दोस्तों, कर्नाटका एक्ट एज द डिस्पाइट सब जुडियस स्टेट, सब जुडियस स्टेटस जो है उसको क्या किया है, वायलेट किया है, पानी को डाइवर्ट करके कर्नाटका ने। अब ट्रिब्यूनल एक्शन, हम टाइमलाइन देखते हैं दोस्तों, ट्रिब्यूनल एससी एक्शन ऑफ द टाइमलाइन। 2010 में क्या हुआ दोस्तों, 2010 के अंदर महादे वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और 2020 में ट्रिब्यूनल की वर्डिक्ट को गिवन किया गया। तो 2023 में क्या हो रहा है दोस्तों, एचसी डायरेक्ट टू इम्प्लीमेंट द अवार्ड, लेकिन अभी भी ये केस क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आगे बढ़ें, कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसको कंपैरिजन हम देखते हैं। मैंने ये टेबल बनाई है, आई होप आपको दोस्तों पसंद आएगी। तो इशू देखते हैं, हम कावेरी की बात करेंगे, कृष्णा की बात करेंगे, रवि और ब्यास की बात करेंगे, और महादे रिवर की बात करेंगे। अगर हम दोस्तों इशू कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी का जो वाटर शेयरिंग है वो किसके साथ होता है दोस्तों, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला और पुडुचेरी। वाटर शेयरिंग किसके साथ होता है कावेरी का जो
कावेरी का वाटर शेयरिंग किस किस के साथ होता है दोस्तों? कावेरी का वाटर शेयरिंग होता है कर्नाटका के साथ होता है, तमिलनाडु के साथ होता है, केरला के साथ होता है, और जो पुडुचेरी है उसके साथ होता है। अब वर्डिक्ट कब आई थी दोस्तों? 2007 में। ट्रिब्यूनल वर्डिक्ट आई 2007 में। और दोस्तों अवार्ड जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है अवार्ड। अगर हम कृष्णा की बात करें दोस्तों, कृष्णा भी वाटर शेयरिंग इशू है कृष्णा का। कौन कौन से स्टेट इसमें है दोस्तों? महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। 4 स्टेट इसके अंदर इंक्लूड है। और जो ट्रिब्यूनल की वर्डिक्ट कब आई दोस्तों? 2013 में आई। और जो पार्शियली इम्प्लीमेंट हुआ है, अभी जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पार्शियली इम्प्लीमेंट हुआ है दोस्तों। रवि और ब्यास की बात करते हैं। एलोकेशन ऑफ रिवर डिस्प्यूट, इसमें कौन कौन है रवि और ब्यास में? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 1987 में इसका फैसला आया और अभी भी ये पेंडिंग है, अभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है दोस्तों, पेंडिंग है। कौन सा? रवि व्यास का जो वाटर डिस्प्यूट है दोस्तों, वो क्या वर्डिक्ट तो इसकी 1987 में आ गई, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, पेंडिंग में। अगर हम महादे रिवर की बात करें, महादे रिवर महादे रिवर का डाइवर्जन ऑफ रिवर ऑफ वाटर इशू क्या है दोस्तों? डाइवर्जन ऑफ रिवर ऑफ वाटर गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। जो वर्डिक्ट आई थी दोस्तों वो 2018 में आई थी, लेकिन अभी क्या है दोस्तों, जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, सब ज्यूडिस स्टेटस पर है। अभी किस पर है? सब ज्यूडिस स्टेटस। तो मैंने आपको दोस्तों ये टेबल बताई है दोस्तों, आपको ये टेबल बनाकर दिखाई है। और जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हैं उनको वो इम्प्लीमेंट हुए नहीं हुए, उनका क्या स्टेटस है वो मैंने दिखाया। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला आर्टिकल है, सीवर डेथ वर्कर सेफ्टी एंड सोशल जस्टिस फेलियर। समझने की कोशिश करते हैं। जो सीवर में जो वर्कर काम करते हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर ये आर्टिकल है। सीवर में जैसे आपको पता होगा दोस्तों, जो हमारा जो 2013 का एक्ट है उसके अंदर क्या है दोस्तों, 13 का एक्ट है, उसके अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग को क्या किया गया? बैन किया गया। लेकिन हम पहले की डाटा देखते हैं दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि 2022 और 2023 में क्या हुआ। 4 जो वर्कर हैं उनकी डेथ हो गई, और जो 47 जो केसेस हैं दोस्तों जिनके पास कोई भी सेफ्टी गेयर नहीं था, 54 की डेथ हो गई, लेकिन उसमें से 47 90% जो केसेस हैं दोस्तों जिनके पास कोई सेफ्टी गेयर नहीं था। बिना सेफ्टी गेयर के अंदर क्या करते हैं? वो सीवर में काम करते हैं। क्या करते हैं? सीवर में काम करते हैं। ओनली 1 केस हैड फुल गियर एंड ट्रेनिंग, जिसमें 54 में से जिनकी डेथ हुई, सिर्फ एक के पास गियर सेफ्टी थी एंड ट्रेनिंग थी। दोस्तों ये डाटा नहीं है, मैं ये आपको बता रहा हूं 54 डेथ हो गई और 47 के पास सेफ्टी गियर नहीं था। ये सिर्फ डाटा नहीं है, ये हमें दिखाता है हमारा सिस्टमेटिक फेलियर है। सिर्फ ये डाटा नहीं है कि हमारा सिस्टम कितना फेल हो गया है, वो ये दिखाता है। ये सिर्फ डाटा नहीं है कि हमारा सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। आपको लगता होगा ये सिर्फ डाटा है, डाटा नहीं है कि हमारा सिस्टम कैसे फेल हो रहा है, जबकि हमने मैनुअल स्कैवेंजिंग को क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। उसके बाद भी उसके बाद भी भारत के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या हो रही है? परसिस्ट कर रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? ऐसा क्यों हो रहा है? जो सोशल जस्टिस है वो क्यों फेल हो रही है दोस्तों इंडिया के अंदर? आप मुझे कमेंट में बताइए। ये एक बहुत बड़ा सिस्टमेटिक फेलियर है। आगे बढ़ते हैं। आप दोस्तों ये पिक्चर से आप समझ सकते हैं, ये जो पिक्चर मैंने ली है तो उसके अंदर कैसे बिना सेफ्टी गियर के लोग बिना सेफ्टी गियर के काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, बिना उसके काम कर रहे हैं। जब आप किसी सीवर में अगर सीवर के अंदर जाते हैं तो दोस्तों वहां पर बहुत टॉक्सिक चीजें होती हैं, टॉक्सिक बैक्टीरिया होते हैं और इतनी गंदगी होती है। अगर उनके पास सेफ्टी गियर नहीं होगा, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो दोस्तों वो अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। ट्रेनिंग से नहीं उतरेंगे तो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो। आगे बढ़ते हैं। और हम आर्टिकल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से आर्टिकल इन्वॉल्व हैं? अगर हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं, अगर हम सीवर वर्कर्स की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं जो इन्वॉल्व हैं? अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, अगर आप विदाउट सेफ्टी गियर
और विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग के नीचे गुजरेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है जीने का अधिकार देता है विद डिग्निटी। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। लेकिन आप बिना सेफ्टी गियर के, बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के अगर आप उसके अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। आपको अपनी लाइफ प्यारी नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आर्टिकल 21 के बारे में आपको शायद नहीं पता, आर्टिकल 21 के बारे में अवेयर नहीं है कि आर्टिकल 21 इज द फंडामेंटल राइट। क्या आर्टिकल 21 इज द फंडामेंटल राइट? हर इंसान को जीने का अधिकार है। जो आर्टिकल 21 जो होता है दोस्तों, आर्टिकल 21 जो होता है वो नेचुरल राइट है। क्या है? नेचुरल राइट है। जब से आप पैदा होते हैं तब से ये इनबॉर्न राइट है, आपको मिलता है। ये कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ये राइट नहीं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता व्हाट इज नेचुरल राइट। लेकिन जो हमारे इंडियन कोर्ट्स हैं या जो अदर कोर्ट्स होते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में डाल सकते हैं या लीगल राइट्स में क्या करते हैं, नेचुरल राइट डाल सकते हैं। तो हर इंसान को, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के अंदर विद डिग्निटी। तो आप अगर जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं या सीवर जो वर्कर हैं या सीवर वर्कर से काम कराया जाता है तो उनकी लाइफ को तवज्जो नहीं दी जाती है। उनको लगता है उनकी लाइफ बिल्कुल बेकार है, राइट टू लाइफ के अंदर वो नहीं आते। तो आर्टिकल 21 बस यही कहता है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है। अगर आर्टिकल 42 देखें, आर्टिकल 42 क्या कहता है? अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी देखें, अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है दोस्तों, आर्टिकल 42 डिफाइन है। आर्टिकल 40 डिफाइन क्या कहता है? जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन। जो कंडीशन होनी चाहिए, जो ह्यूमन वर्कर, जो अगर ह्यूमन है उसकी कंडीशन होनी चाहिए तो दोस्तों वो हैजर्डस कंडीशन नहीं होना चाहिए। एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो हर इंसान काम कर सके। वो क्या कर सके? हर इंसान के अंदर काम कर सके। अगर हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल जो राइट है उसका आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो वो क्या कहता है? अवेल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट काज का लेते हैं तो अनटचेबिलिटी को क्या किया जाए दोस्तों, जड़ से खत्म करना चाहिए। तीन आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको राइट देते हैं, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार देते हैं, और जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन होना चाहिए, कोई हैजर्डस कंडीशन नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो आर्टिकल है दोस्तों, जो उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ उनके काम को लेकर जो भेदभाव होता है उसके ऊपर आर्टिकल है। तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आगे बढ़े, एक्ट एंड स्कीम। दोस्तों एक्ट क्या है? एक्ट्स कौन कौन से एक्ट हैं दोस्तों मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए? एक्ट कौन कौन से? अगर हम एक्ट की बात करें, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट 2013। तो 2013 के अंदर क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग को, क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या कर रही है दोस्तों, अभी भी परसिस्ट कर रही है, अभी भी परसिस्ट कर रही है। जैसा मैंने आपको डाटा इनिशियली इस आर्टिकल में दिखाया था, जैसे डाटा कि 4 लोगों की डेथ हो गई। जब एक बात बताइए, बैन ही है, फिर 54 लोग काम कैसे कर रहे थे? 54 मैनुअल स्कैवेंजर काम कैसे कर रहे थे, और वो भी विदाउट सेफ्टी गियर के, विदाउट ट्रेनिंग के। तो ये दिखाता है कि हमारा जो सोशल जस्टिस है वो फेल हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो रहा है। ये सारी चीजें दिखाता है कि हमारा सिस्टमेटिक फेलियर है दोस्तों। क्या है? हमारा सिस्टमेटिक फेलियर है। तो अगला जो एक्ट देखें, अगला एक्ट क्या है दोस्तों, नमस्ते स्कीम, लॉन्च इन 2023। नमस्ते स्कीम को दोस्तों आगे हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज नमस्ते स्कीम। अगर हम अगला देखें, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एंड कोड 2020। दोस्तों तो 2020 में जो कोड आए थे वर्कर्स के लिए, वीडियो में बताया था कि कोड्स कितने टाइप के होते हैं। जो 2020 में कोड आए थे वर्कर्स के लिए, मैंने उसमें बताया था। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं वो अवेयर ही नहीं होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता ये एक मैनुअल स्कैवेंजर है। क्या फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? व्हाट डज स्टैंड नमस्ते? नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म है नेशनलाइज्ड
नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नमस्ते स्कीम की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, ये दोस्तों अब ये बताइए ये नमस्ते जो स्कीम है कब लॉन्च हुई, ये जो प्रॉमिस किया गया था और जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो क्या अलग अलग है, हम देखने की कोशिश करते हैं। नमस्ते स्कीम को कब लॉन्च किया गया? नमस्ते स्कीम को 2023 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था जो मैनुअल क्लीनिंग है और जो सीवर और सेप्टिक टैंक में काम करते हैं उनको क्या करना दोस्तों, उनको एंड करना, उनको खत्म करना। क्या दोस्तों मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो गई? क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड हो गई? जो सेप्टिक टैंक में काम कर रहे हैं या सीवर में काम कर रहे हैं अब वो काम नहीं कर रहे हैं? नहीं दोस्तों। तो टारगेट क्या था कि 84,902 सैनिटाइजेशन वर्कर इन 36 स्टेट्स हाफ ऑफ रिसीव पीपीई किट्स। 84,902 लोग थे, उनको क्या है पीपीई किट क्या थी प्रोवाइड करानी थी, लेकिन ओनली हाफ ऑफ को रिसीव हुई है पीपीई किट्स। टारगेट क्या था? टारगेट क्या था कि 84,000 जो 902 वर्कर्स थे उनको पीपीई किट प्रोवाइड कराना था। क्या कराना था? पीपीई किट प्रोवाइड, लेकिन ओनली हाफ ऑफ रिसीवर्स को पीपीई किट मिली है। 36 स्टेट में जो 84,902 वर्कर्स थे उनको पीपीई प्रोवाइड कराने का टारगेट था, लेकिन हाफ लोगों को ही पीपीई किट प्रोवाइड किया। अगर हम ग्राउंड की रियलिटी देखें, अगर हम नमस्ते स्कीम की बात करते हैं और क्या कहते हैं प्रोविजन एक्ट 2013 की बात करते हैं, तो नमस्ते स्कीम क्या करती है दोस्तों? नमस्ते स्कीम का क्या था जो दोस्तों मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन है उस पर काम करती है। इम्प्लीमेंटेशन है दोस्तों, पार्शियली इंप्लीमेंट हुआ है। क्या हुआ है? पार्शियल इंप्लीमेंट हुआ है। अगर हम प्रोविजन एक्ट 2013 की बात करते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था दोस्तों मैनुअल स्कैवेंजिंग को क्या करना था? बैन करना था। लेकिन दोस्तों अगर हम इंप्लीमेंटेशन की बात करें बहुत पुअर इंप्लीमेंटेशन है। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या कर रही है? अभी भी प्रोसेस कर रही है। सीवर जो डेथ है वो एक्सीडेंट नहीं है, वो एक सोशल जस्टिस फेलियर है। वो क्या है? हमारे सिस्टम का फेलियर है। अगर हम डिग्निटी को इग्नोर करेंगे हम तो सिर्फ हम ग्राउंड में होल नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपने जो संविधान है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होल कर रहे हैं। तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए डिग्निटी को या राइट टू लाइफ को। हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होल कर रहे हैं। हाँ, स्टैटिक लिंक बॉक्स क्या है दोस्तों? जैसे मैंने बताया जो नमस्ते स्कीम है वो मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन ओनली पार्शियल सक्सेस है, और जो प्रोविजन एक्ट 2013 है दोस्तों वो बैन मैनुअल स्कैवेंजिंग पुअर इंप्लीमेंटेशन है, उसकी इंप्लीमेंटेशन ही ढंग से नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट आर्टिकल है। आज का लास्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? आज का लास्ट आर्टिकल है इंडिया यूएस ट्रेड डेडलॉक एग्रीकल्चर फोकस। इंडिया जो यूएस के बीच जो ट्रेड डेडलॉक हो गया है दोस्तों कि इंडिया और जो यूएस के बीच इंडिया यूएस ट्रेड डेडलॉक एग्रीकल्चर फोकस। ये आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया इज रजिस्टरिंग द ओपनिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर टू यूएस इंपोर्ट्स। दोस्तों यूएस क्या कर रही है? यूएस इंसिस्ट कर रही है इंडिया को कि अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इंपोर्ट्स के लिए ओपन कर दीजिए, लेकिन इंडिया क्या कर रही है? उसको मना कर रही है। क्यों? यूएस वांट्स मार्केट एक्सेस सिमिलर टू व्हाट इज नेगोशिएटेड विद यूरोपियन यूनियन एंड जापान। इंडिया क्यों कर रही है? इंडिया इसलिए ऐसा कर रही है, इंडिया को डर है इससे क्या होगा जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो क्या होगा, उसको बहुत हार्म हो जाएगा। जो हमारे डोमेस्टिक फार्मर्स हैं उनको बहुत हार्म होगा। और यूएस भी क्या है? यूएस भी रिलेक्टेंट कर रही है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर जो इंडिया के टैरिफ लगाए हुए हैं उसको भी वो जीरो करने से मना कर रही है। तो अभी दोस्तों बस इतना ही था इस आर्टिकल में, और कुछ नहीं है। बस इंडिया और यूएस के बीच जो तनातनी चल रही है कि एग्रीकल्चर के जो सेक्टर को इंपोर्ट्स के लिए ओपन करना चाहिए, और उधर से क्या कर रही है वो रिलेक्टेंटली क्या कर रही है जो ऑटो इंडस्ट्री है उस पर टैरिफ लगाया हुआ है वो जीरो करने से क्या कर रही है? मना कर रही है। बस इतना ही आर्टिकल था और इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो 23 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।
तो ऐसे ही इन रिच कंटेंट पाने के लिए आप फीडबैक आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। कमेंट ज़रूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही, आपको हमारी वीडियोज कैसी लग रही हैं, और शेयर ज़रूर करें। तो ये था आज का वीडियो। तो थैंक यू गाइस, स्टे फोकस, स्टे लर्निंग।